बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चा हर माँ बाबा का सपना होता है और इस बच्चे के आने के बाद जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल जाता है। लेकिन जिस तरह प्रसव मृत्यु दर एक बड़ी चिंता का विषय है, ठीक वैसे ही शिशु मृत्यु दर भी एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस दिशा में सतत प्रयासरत है, लेकिन एक बड़ी चिंता अभी भी बाकी है। वो है 5 साल तक की उम्र के बच्चों का सही तरीके से टीकाकरण न होने की वजह से वो काल के मुंह में समा जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा भी हुआ। 21वीं सदी में नित नई कामयाबियों का परचम थामे हम क्यों अब भी इस तरह की समस्याओं से दूचार हैं, जानेंगे अस्मिता के आज के अंक में। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उन सबका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुस्तफा हसन, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका मुस्तफा साहब अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता मित्तल, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, एम्स से आती हैं। स्वागत है आपका सुनीता जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण अंबवानी, आप पूर्व उपायुक्त हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से आपका ताल्लुक रहा है। स्वागत है आपका किरण जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर राजीव टंडन, आप स्वास्थ्य और पोषण सलाहकार हैं, सेव द चिल्ड्रन एनजीओ से आते हैं। प्रशांत राजीव जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ी हैं नीलिमा पांडे, आप प्लान इंडिया एनजीओ से आती हैं। स्वागत है नीलिमा अस्मिता कार्यक्रम में। और ऑडियंस में जुड़े हैं आज हमारे साथ हंसराज कॉलेज के नौजवान स्टूडेंट, जो आपसे सवालों का दौर बखूबी जारी रखेंगे। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। शिशु मृत्यु दर आज भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। 2009 के आंकड़ों के मुताबिक 1000 पर 50 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये आंकड़े दर्ज हैं और गैर दर्जशुदा आंकड़ों में कन्या भ्रूण हत्या, नाजायज गर्भपात जैसे आंकड़े हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं। एक सर्वे में शिशु मृत्यु दर का एक बड़ा कारण कुपोषण बताया गया और इसमें 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, 2 वक्त की रोटी का न मिल पाना। शिशु मृत्यु दर को मातृ मृत्यु दर या प्रसव मृत्यु दर से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हालांकि बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधाएं, प्राथमिक उपचार केंद्र, आशा वर्कर, एनजीओज इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसे काबू कर पाने में असफल हैं। इसको लेकर बजट में योजनाएं, स्कीम, मंसूबे हर साल बड़े पैमाने पर सुनिश्चित किए जाते हैं, लेकिन इनके लागू करने में, जरूरतमंदों तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लग जाता है। इसमें अशिक्षा को एक बड़ी वजह माना जा सकता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक 2012 तक शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 पर 30 से कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो अब समय आ गया है कि इस ओर गंभीरता से सोचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकसभा टीवी। ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मुस्तफा हसन आपसे है, चूंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, कौन सी खास वजह आपकी नजर में है शिशु मृत्यु दर की? शिशु मृत्यु दर जो हम देखते हैं उसमें बच्चे जो बर्थ के बाद जन्म से 5 साल तक के बच्चों की दर देखी जाती है। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो नंबर है वो जिसको हम लोग कहते हैं नवजात शिशु मृत्यु दर, जो 1 महीने तक के बच्चों की मृत्यु दर होती है, वो सबसे ज़्यादा इसमें है, जो लगभग 33% होती है। उसके बाद जो बीमारियां हैं बच्चों में, ज़्यादातर जो इन्फेक्टिव डिजीज़ का है, जिसमें फेफड़ों की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, जिसमें 22% के लगभग होता है, और बाकी जो दस्त और उल्टी रोग जो इसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, उससे लगभग 12% होता है। और कुछ और अन्य बीमारियां हैं कुछ जो बाकी बची हुई उसके लिए होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नवजात शिशु मृत्यु दर सबसे इम्पोर्टेंट है। वहीं पर हमको आगे कुछ करना है इसको घटाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है।
सुनीता मित्तल, सुनीता जी, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का संबंध दोनों का कितना नजदीकी और कितना खास है? सबीना जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, क्योंकि एक माँ ही बच्चे को जन्म देती है और जैसे अभी डॉक्टर हसन ने भी कहा कि 35% मौत 1 महीने के भीतर हो जाती हैं और इसमें से भी ऑलमोस्ट 3/4 मृत्युएं नवजात शिशु की 1 हफ्ते के भीतर हो जाती हैं जन्म के। इसका मतलब अगर माँ ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो बच्चा 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं जी पाया है, तो माँ की मृत्यु दर बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेट करती है शिशु मृत्यु दर से, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो वो बच्चे को अफेक्ट करेगी। अगर माँ का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, माँ को अगर डायबिटीज है या माँ को किसी भी तरह की बीमारी है या वो लेबर में मॉनिटर नहीं हुई है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जाती है, वो सारा इफेक्ट बच्चे पर आता है कि या तो बच्चा जन्म के समय ही पैदा होता है तो या तो बहुत कमजोर पैदा होता है, या फिर बच्चे में कोई कंजेनिटल डिफेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है अगर प्रॉपर केयर नहीं किया जाए और एस्फिक्सिया की वजह से हो जाता है। और अगर या माँ में कुछ खून की खराबी वगैरह हो तो बच्चे को जॉन्डिस होता है, जो हम कहते हैं RH नेगेटिव। और पहले हफ्ते में जो नवजात शिशु की मौत होती है वो इन्हीं सब कारण से होती है, जो कि माँ की हेल्थ से रिफ्लेक्ट होती है। अगर माँ तंदुरुस्त है, अगर माँ का न्यूट्रिशन अच्छा है तो वो तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देगी। अगर माँ का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो वो एक कमजोर या प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म देगी या ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे को जन्म देगी और उसकी मृत्यु दर अपने आप बढ़ जाती है। माँ, जिसको कहना चाहिए कि माँ को अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी पूरा रखना ख्याल चाहिए। रखेगी तभी वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। डॉक्टर किरण अमवानी है। शिशु मृत्यु दर पर किरण जी, अगर हम सरकार का रुख और सरकार की चिंता की बात करना चाहें तो? सरकार को इसके बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर इस बार घटता जा रहा है, पर जिस रफ्तार से घटना चाहिए, जो हमारे गोल्स जो हमने रखे हैं अपने लिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, NRHM गोल्स हैं, हमारे 11th प्लान जो गोल्स हैं, उनके हिसाब से जो दर है वो बहुत इतनी रफ्तार से घट नहीं रही है। जो शिशु मृत्यु दर तो फिर भी इस बार जो 2009 के जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो पिछली बार से 53 से होकर अब 50 आ गए हैं। पर जो नवजात शिशु का जो इन्फेंट जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो कम नहीं हो रहा, 35 से अब 1 पॉइंट ही घटा है। 35 बच्चे 1000 लाइफ बर्थ जो होते हैं उसके में 35 डेथ्स हो रही हैं, अब 1 पॉइंट घट के 34 हुई है। इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता है सरकार को, और ये बहुत चिंतन के बाद 2-4 नई योजनाएं सरकार ने अभी निकाली हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जो घर पर ही बैठे जो मदर्स घर जाती हैं डिलीवरी के बाद, तो उनके घर पे उनका बच्चे की देखभाल करना, वो सब ठीक से है कि नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आशा के माध्यम से हो रहा है। हर 1000, आपको जैसे पता है, हर 1000 विलेज में पॉपुलेशन पे एक आशा है, उसको हमने उनको इंसेंटिव देना शुरू किया है। वो घर जाके 6 विजिट्स करेंगी बच्चा पैदा होने के बाद, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 21वें दिन, 40वें दिन, तो सो दैट उनके पोषण के बारे में, उनके माँ के बारे में भी देखेंगे, बच्चे को दूध ठीक से पिला रही है नहीं पिला रही, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसको रेफर करना टाइम पे, तो उसके लिए उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आशा वर्कर ने एक बड़ी मदद की है आप सरकार के थ्रू। राजीव टंडन जी हैं, सेव द चिल्ड्रन काफी काम कर रहे हैं राजीव जी इस दिशा में। कौन से खास इलाकों का आप जिक्र करना चाहेंगे जो वाकई अब एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है? जब अगर हम मृत्यु दर की बात करते हैं, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो, बाल मृत्यु दर हो या नवजात शिशु मृत्यु दर हो, उसमें 2 चीजें और समझने की हैं कि एक तो हिंदुस्तान में कुपोषण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है। चाहे वो नवजात शिशु भी जो नहीं जी पा रहे, वो इसलिए नहीं जी पा रहे कि हर तीसरा नवजात जो है वो इतना छोटा पैदा हो रहा है। नॉर्मली बच्चे का वेट कम से कम 3.5 किलो होना चाहिए। आज ये हाल है कि कम से कम 1800 ग्राम 1200 ग्राम के बच्चा पैदा हो रहा है, और ये कुपोषण चलता रहता है कंटिन्यूसली। दूसरी चीज जो समझने वाली है कि एक तो होता है सिर्फ दर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 53 से 50 हो गया, मगर एक
समझने का ये भी जरूरी है कि क्योंकि आंकड़े हिंदुस्तान के इतने बड़े हैं कि अगर विश्व में अगर हम ये देखें कि जितने बच्चे नहीं बच पा रहे उसमें से हर तीसरा बच्चा या हर चौथा बच्चा हिंदुस्तानी है। तो एक तो ये है कि इनके आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, काफी बच्चे घर पे मर रहे हैं, कई बच्चे जो हैं वो अस्पताल पहुंच के जब वापस घर आते हैं तब मर रहे हैं, काफी बच्चे गांव में मर रहे हैं, काफी बच्चे शहरों में मर रहे हैं जहां पे स्लम्स हैं। तो सरकार जो कर पा रही है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रही है, जैसे आशा का बताया, लाखों में अब आशा हैं, हर तरह के हेल्थ सेंटर्स हैं, मगर उसकी नीड हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा है कि अकेली सरकार को अगर हम ये सोचें कि हर बच्चे तक वो पहुंच पाए, वो बहुत मुश्किल चीज होने वाली है। ग्राउंड रियलिटीज नीलिमा जी, क्या कहना चाहेंगे आप शिशु मृत्यु दर? देखिए, जैसे कारणों को हमने सुन लिया, आपने महसूस किया होगा कि ज्यादातर रोके जा सकते कारण हैं। मानिए 70% प्रिवेंटेबल, जिसको हम कहते हैं, रोकथाम की जा सकती है। उसके लिए जानकारी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। सर भी कह रहे हैं, मैम भी कह रही हैं कि हमने NRHM के थ्रू तो स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर दिया है, पर जानकारी का मतलब ये हुआ कि व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार परिवर्तन के स्तर पर वो जानकारी पहुंचाना, अभी वो गैप है। और एक दूसरा है कि हिंदुस्तान में 3 रियलिटी हम जी रहे हैं, 3 यथार्थ हैं हमारे। एक हमारा मॉल, एक हमारा जहां पर हमारी ये स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, वो गांव जहां पर आशा सहयोगिनी जा रही हैं, और एक अभी जहां नहीं पहुंची है, वो भी वहां पे भी हम काम कर रहे हैं। तो वहां तो कुछ भी नहीं है। तो 3, और मैं कोई आलोचना नहीं है, पर ये बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि स्केल बहुत बड़ा, इतनी व्यापक समस्या है कि इन जानकारी को व्यवहार परिवर्तन पे, एक माँ के व्यवहार में, एक दादी के व्यवहार में, एक बाबा के व्यवहार में परिवर्तन के स्तर पर पहुंचाना, ताकि वो, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, वो पहला गाढ़ा पीला दूध वो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आप कह के देखिए, इतने मिथ जुड़े हुए हैं उससे कि वो दादी कह देगी नहीं पिलाना। अब या माँ बेचारी अगर उसका सिजेरियन हुआ है तो उसको वक्फा नहीं मिला, तो उसके प्रति जागरूकता करना, मिथ तोड़ना। अब वो बच्चे को अगर किसी और वजह से बुखार आया तो वो कहें आपने तो पीला दूध पिला दिया था। तो वहां पे अभी भी लड़ाई है, और वही है कि ये तीनों सच्चाइयों से जूझ रहे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं सामाजिक सोच का भी बहुत बदलना बेहद जरूरी है। हालांकि शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा 1000 में 50 पर आकर ठहर गया है, लेकिन शिशु मृत्यु दर के संबंध में इस पर किए गए शोध में ये बात खुलकर आई है कि गरीबी और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का समय पर उपलब्ध न हो पाना एक बहुत बड़ी वजह है। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिएगा अस्मिता के साथ। सारी जो फीडिंग के बारे में, कैसे बच्चे को देखभाल करनी है, और ये सारी जो योजनाएं हमारी हैं, सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता को हमने उनकी ट्रेनिंग में हमने डाली हुई है। मदर को अगर थोड़ा सा कन्विंस किया जाए, थोड़े से अगर उसके ऐसे थॉट्स हों कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। रख लिए सारे पेपर, होटल की बुकिंग भी चेक कर ली, पैसे वगैरह भी रख लीजिए। तुमने एयरलाइन कंपनी की वेबसाइट चेक कर ली? पर वो किस लिए? फ्लाइट टाइमिंग्स तो पता है। ये देखने के लिए कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एयरलाइन कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। ग्राहक हो, ट्रेवल करने से पहले सारी जानकारी साथ लेकर ही निकलो। जागो ग्राहक, जागो। ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिशु मृत्यु दर का मातृ मृत्यु दर से एक गहरा संबंध है। हालांकि मातृ मृत्यु दर में भी कमी का दावा किया गया है, फिर वो जननी सुरक्षा योजना हो या शिशु सुरक्षा योजना हो या हो विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, इनका जमीनी स्तर पर काम कैसा है? बेशक हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांवों तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, और वहां के स्थानीय लोगों की सोच और उनके साथ एक पूरे समुदाय की सोच अहम रोल निभाती है। आशा के कार्यकर्ता भी इस दिशा में एक बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं। राज्य स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम हैं,
समन्वय कैसा है, जानते हैं अपने पैनलिस्ट से इस सेगमेंट में। किरण जी, जो नीलिमा जी अभी ब्रेक पर जाने से पहले जिस सोच की तरफ इन्होंने इशारा किया था, जो समाज की सोच है, उस पर अगर मैं आपसे सरकारी योजनाओं की बात करना चाहूं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करना चाहूं और उन योजनाओं का अंतिम आदमी तक पहुंचने की अगर हम बात करना चाहें, कैसे देखती हैं आप? इसके बारे में सरकार बहुत जागरूक है। हर स्तर पे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हर एक पहलू पर ये जो बिहेवियर चेंज जैसे बताया उन्होंने, उनका जो चेंज करना है, उनके जो IMNCI ट्रेनिंग होती है उसमें भी हम पूरे पहलुओं पे ध्यान रखते हैं कि बच्चा अगर छोटा वजन का है उसको कैसे देखना है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग का कितना महत्व है और उसके जो अनीमिया का कैसे उसको देखना है, कैसे चेक करना है, और वो जो सारी जो फीडिंग के बारे में कैसे बच्चे को देखभाल करनी है, और ये सारी जो योजनाएं हमारी हैं सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता को हमने उनके ट्रेनिंग में हमने डाली हुई है। तो उसके माध्यम से, आशा के माध्यम से ये जमीनी जो विलेज में या रूरल एरिया में या सारे पॉपुलेशन में ये हम फैलाते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जैसे आपने जननी सुरक्षा योजना की बात करी थी कि मदर को तो हम इंस्टीट्यूशन में पहुंचा रहे हैं, उनको कैश वो दे रहे हैं हेल्प। अब नया कार्यक्रम जो शुरू किया गया है 1 महीना पहले ही, उसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उसमें देखा गया था कि माँ को लाने के लिए तो सुविधा थी, पर अगर नवजात शिशु को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको लाने में उसके खर्चे पे लोग बच्चे को ला नहीं रहे थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया है कि जो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। उसको फ्री, पूरा सब ट्रीटमेंट फ्री करवाना, उनको यहाँ तक कि ब्लड का भी अरेंजमेंट सरकार करेगी। तो माता पिता को उनके खर्चे पे उनको रिस्पांस कैसा है? लोग रिस्पांस अभी शुरू, ये अंतिम आदमी तक पहुंचने वाली बात अभी इसका अभी ये तो नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, बट धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। आंकड़े दिखाते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का दर काफी बढ़ा हुआ है, और ये डेवलपमेंट जो इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे चेंज आता है। मेन तो ये है कि जो फीडिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, जो चेंज ऑफ आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग जो सॉलिड देते हैं, उसमें वो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसका ज्यादा रोल है, उसमें हम सबको और ज्यादा काम करना है। ये मैं मानूंगी कि इस तरफ और ज्यादा जागरूकता करने की जरूरत है। इसी बात को डॉक्टर मुस्तफा अगर आप आगे बढ़ाना चाहें, जो ब्रेस्ट फीडिंग की बात है या फिर उसकी वजह से जो नवजात बच्चों में जो लाइफ रिस्क जो बढ़ जाता है, क्या लगता है आपको कि क्या इतनी तरक्की पसंद भारत के अंदर इस तरह की सोच एग्जिस्ट जो कर रही है वो क्या सही है? मैं जहाँ तक बाल रोग विशेषज्ञ के हिसाब से देखता हूँ, हमारे यहाँ बच्चे को अगर मदर्स फीडिंग के ऊपर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, हम फिर भी बहुत लकी हैं और हमारे अंदर इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मदर को अगर थोड़ा सा कन्विंस किया जाए, थोड़े से अगर उसके ऐसे थॉट्स हों कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और रूरल पॉपुलेशन के अंदर तो ब्रेस्ट फीडिंग को समझाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर उनको शुरू से न दिखाया जाए डिब्बे और उनकी पाउडर मिल्क की अगर चमक ना दिखाई जाए, तो शायद वो हमेशा तैयार हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करें। बस उनको और उसका फायदा और समझाना चाहिए ताकि इनके मस्तिष्क में बैठ जाए कि यही सबसे अच्छा तरकीब है। और जो बच्चे शुरू से ही माँ का दूध लेते हैं, उनको न सिर्फ ये कि उनको पोषण अच्छा मिलता है, बल्कि उनकी मदर से, जिसको बॉन्डिंग हम लोग कहते हैं, एक स्नेह प्यार भी ज़्यादा रहता है। ऐसी मदर ऐसे बच्चे की ज़्यादा केयर करती है जिसको ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो बहुत सी चीज़ें, और बच्चा खुद भी इमोशनली और साइकोलॉजिकली बाद में बहुत स्ट्रांग होता है और जल्दी जल्दी टेम्पर लूज नहीं करता। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व। नीलिमा जी, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, सोच ही पे अगर हम आगे आ जाएं, आंकड़े जो हमारे पास हैं वो बाकायदा दर्ज आंकड़े हैं, वो जिनको रजिस्टर्ड किया जाता है, वो आंकड़े कितनी बड़ी चिंता का विषय हैं जो ना कहीं रजिस्टर होते हैं। और आप और हमारे सबके सामने कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये तो बिल्कुल अभी हम लोगों के सबके सामने, हम सब जानते हैं स्थिति की जो हमारा लिंग अनुपात में जो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो वो तो आप जोड़ ही लीजिए सीधा सीधा कि वो तो है ही है, जो एडिशनल फोर्स जिसको आप कहते हैं मर्डर ही होता है।
इसके अलावा जहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर अनगिनत इस तरीके के होते हैं, ऐसे घटनाएं होती हैं जिसमें बच्चा जहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, ऑन टाइम उसका इन्फेक्शन हुआ है, पहुँच नहीं पाया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला और वो बिना कहीं दर्ज हुए जाता है। और ये परसेंट हमेशा आपका 1-2% रहता है। इसीलिए जब हम जो हमारे लिखित आंकड़े होते हैं हम उनको थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं कि और खुश होते हैं कि चलिए इतना तो आ गया, पर जहां जिन जगहों पे अभी हम पहुंच ही नहीं पाए, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया हो, चाहे वो रिमोट एरिया हो, क्योंकि हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, अब वो जा करके 4 परिवार एक कोने में बस गए हैं, तो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। वहां बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, पीएचसी का सर्विसेज पहुंचाना, आशा पहुंचाना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ऐसी जगहों के आंकड़े डेफिनेटली जो है जो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर आता है वो दायित्व जिसको हम बात कहते हैं कि ये बात अब हम लोगों को समझ आ रही है कि इसके अलावा भी है, जहाँ पर जो दिख रहा है उसके अलावा नेपथ्य में भी और कुछ है। इसीलिए भूमिका सबकी बन गई है। और एक जो मैं पिछले 10 साल में मैं डेवलपमेंट सेक्टर का जो ग्रोथ देख रही हूँ, मुझमें एक अब कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात होने लगी है। मैंने एक समय क्या होता था, एनजीओ बैठ करके सरकार की सिर्फ बुराई करते थे, आज वो कहते हैं बहुत अच्छा NRHM प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया, अब हमें डिलीवरी करने की जरूरत नहीं, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। प्लान उनमें से एक है। तो वो अभी क्या हुआ है कि जो संगठन की शक्ति से मैंने पिछले 2 साल में बहुत परिवर्तन देखा है। पर ये आपका सवाल अपनी जगह सही है, अभी भी हमारे इस देश के कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इलाके हैं जहां पर हम नहीं पहुंच रहे हैं और हमें उधर ध्यान देना है। राजीव जी, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो बात है 2015 तक के शिशु मृत्यु दर जो है वो 30 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। अभी जो फिलहाल स्थिति है उससे और 2015 तक पहुंचने का सफर आपको कैसा लगा? सफर तो कठिन है, मगर अगर ये कहें कि बिल्कुल ही स्थिति खराब है, ये भी बात ठीक नहीं है। 5 स्टेट्स हिंदुस्तान में बिल्कुल हर हाल में 30 के कम लेवल पे पहुंचेंगे। केरला पहुंच चुका है, गोवा पहुंचेगा, तमिलनाडु पहुंचेगा, महाराष्ट्र पहुंचेगा, वेस्ट बंगाल पहुंचेगा। हर स्टेट में ये देखना चाहिए कि ऐसा इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इन्होंने अपने मृत्यु दर को कंट्रोल किया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो पिछले 10 साल से बिल्कुल ही अटके हुए हैं और संभावना ये है कि 2015 तो किसी भी हालत में नहीं, शायद 2030 या 2040 तक पहुंचने पे अपना मृत्यु दर को 30 से कम ला पाएंगे। इसके लिए सरकार ने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक मिशन के तौर पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स शुरू किए। जिन स्टेट्स को आप कह रहे हैं कि वहां पर एक अच्छा रिजल्ट आया है, वहां उन्होंने ऐसा क्या किया? सबसे बड़ी चीज, जैसे नीलमा जी ने मेंशन किया, कि जब तक आप अवेयरनेस इस लेवल पे नहीं लाओगे और बिहेवियर्स को चेंज नहीं करोगे और उसमें पूरी कम्युनिटी को इंगेज नहीं करोगे, तो कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, उनको ओनरशिप देना कि ये सारे प्रोग्राम्स उनके अपने हैं, इतना रिसोर्सेज डालना जिससे आप बिहेवियर्स को चेंज कर पाए। बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए सिर्फ एक बोर्ड या कोई एक पैम्फलेट से बिहेवियर चेंज नहीं होगा, उसमें आपको, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब आशाज हैं, जैसे मैं फिर कहूंगा लाखों की तादाद में आशाज हैं, बट वो लाखों की तादाद में पूरे देश को तो भी नहीं कवर कर पा रहे। इसमें सबसे जरूरी बात मुझे जो नजर आ रही है, और ये मेंशन हुई है, कि सिर्फ सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर, हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्यों नहीं वो पूरे पार्टनरशिप के रोल में आए। कुछ जगहें हिंदुस्तान में जहां पे सरकार अभी नहीं पहुंच पाई या कम पहुंच पाई है, उनको अडॉप्ट करें और जो सरकारी प्रोग्राम्स हैं उनको पूरी तरह से डिलीवर करें। ये जब तक ये नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। क्या कहना चाह रही? मैं यही कहना चाह रही थी, आप डिफरेंस देखिएगा कमिटमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटर्स, जिनके हाथ में उस स्कीम के क्रियान्वयन का दायित्व है, उनके कमिटमेंट पे ही सारी बात टिकी है। और वो कमिटमेंट कहाँ से आता है? मॉनिटरिंग से। स्ट्रॉन्ग सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग एंड वैल्यू बेस्ड कमिटमेंट, वो फिर नीचे तक जाता है, और जब नीचे तक पहुंचा तो फिर
बात बन जाती है। सुनीता जी, इसी बात को आप रिप्लाई करें और साथ ही ये जरूर बताएं, जो आपसे हमारी बात हो रही थी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, उस सोच को बदलने को लेकर, और उससे लाइफ रिस्क कितना कम हो सकता है, और नीलिमा की बात से आप शुरुआत। डेफिनेटली, जैसा कि इन्होंने कहा कि जागरूकता है, अवेयरनेस है, नॉलेज भी है, पर जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। सबको मालूम है, देश में पिछले 65 वर्षों से कानून है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती, फिर भी 50% लड़कियों की शादी होती है। शादी के तुरंत बाद वो मां भी बनती हैं, जबकि अभी वो खुद पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। उनके न्यूट्रिशन का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनको कोई एंटीनेटल केयर नहीं दी जाती कि वो गर्भावस्था में अपना चेकअप कराएं। बार बार कहने के बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वैक्सीनेशन भी नहीं कराती हैं प्रेगनेंसी में, जिससे हो सकता है, या फिर अभी जननी सुरक्षा योजना कोशिश कर रही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़े, पर अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घरों में अनअटेंडेड डिलीवर करती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन तो उनमें होने ही होने हैं अगर ये सब चीजों का ध्यान नहीं दिया गया। अगर माँ खुद कुपोषण की शिकार है, इवन परिवार में इसमें पुरुषों को भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो अगर घर में बच्चा है तो वो अगर बच्चे को देखता है कि भाई बच्चा ठीक है, मगर माँ से नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो नेचुरली उसी माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, और अगर उसका वो नहीं है तो वो बच्चे को कितना दूध पिलाएगी। आज हम लोग कहते हैं कि जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चे को दूध पिलाया जाए, हर रोज मैसेज दिया जाता है, फिर भी 30% से ज्यादा महिलाएं ऐसी नहीं हैं जो बच्चे को घंटे भर में दूध पिलाएंगी। हम कहते हैं 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की जाए, मगर फिर भी वो व्यवहार में नहीं आता, और यही सब कारण बन जाते हैं कि शिशु मृत्यु दर बढ़ती चली जाती है। एक और इसी शिशु मृत्यु दर से ही जो हम लोग जो समय इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जो डॉक्टर्स की जरूरत जो है, जो गांवों में, दूर दराज के इलाकों में, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं दूर दराज के इलाकों में। मैं नहीं इस बात से सहमत हूं कि हमेशा डॉक्टरों को दोष दिया जाता है कि डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप डॉक्टरों को सुविधा दें, वो काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जैसा कि पहले भी कहा, राजीव जी ने भी कहा, कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, हमें उनका भी वो करना चाहिए, पर समाज को भी बदलना पड़ेगा। जागरूकता बिल्कुल। संक्षेप में नीलिमा जी क्या कह रहे हैं? आप सिर्फ स्केल ऑफ गुड इंस्टीट्यूशंस जो कि डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद रेशियो लगा लीजिए। जैसे इंस्टीट्यूट अच्छे बढ़ जाएंगे, आपके अच्छे डॉक्टर्स अधिक संख्या में निकलेंगे, सब जाएंगे, काम करेंगे। एक मैसेज मैं इसमें ये दूंगा कि मृत्यु दर को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए उतना जरूरी डॉक्टर नहीं है जितनी नर्स है। तो अगर एक मैसेज देना है हिंदुस्तान में, नर्सेज जिनकी सबसे ज्यादा कमी है वो बढ़नी चाहिए, प्रशिक्षित नर्सेज की जरूरत है। बिल्कुल। MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसमें एक सार्थक कोशिश किए जाने का अज़्म रहा कि सुरक्षित मातृत्व के साथ शिशु सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए, और इस ध्येय को 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डाटा की माने तो आज भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर निमोनिया, डायरिया जैसी छोटी बीमारियों की वजह से बढ़ रही है। संभवतः जीवन स्तर में सुधार से इस तरह की अकाल मौतों को रोका जा सकता है। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसके बाद हम सवालों का दौर जारी रखेंगे। आप रहिएगा स्मिता के साथ। बहुत ज्यादा आशा भी अभी नहीं थी, तो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट को ही ट्रेन कर करके काम चल रहा था। स्टिल बर्थ के जो कुछ कहीं कहीं से आंकड़े आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि 85% वो सब लड़कियां ही हैं। तो इसमें ये सारा जो सोसाइटी की सोच है, सोसाइटी की जो प्रेफरेंस है सिर्फ लड़कों के लिए। Are men from Mars? And women from Venus? Who is the better half? Who takes the decisions? Who is responsible? Who is demanding? Who is submissive? Who is independent? Can men and women ever find common ground? To find out, watch Gender Discourse every Thursday, 4 p.m. only on Lok Sabha Television.
ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए अब शुरू करते हैं सवालों की दौड़ को। जी पूछिए आप अपना सवाल। नवजात शिशु का ख्याल रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और खास तौर पर जब अगर प्री मैच्योर डिलीवरी से हुआ हो तो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और काफी मुश्किल है इसका जवाब भी, क्योंकि इसको एक डॉक्टर के हिसाब से बताना अलग चीज है और एक कॉमन पब्लिक के हिसाब से बताना अलग चीज है। क्योंकि पब्लिक को सही मायनों में पता होना चाहिए कि अगर बच्चा जब घर पर है, एक नॉर्मल न्यूबॉर्न है जो 3 किलो से ऊपर का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जहां आपने ये कहा कि प्रीमेच्योर अगर डिलीवरी हो जाती है, बच्चा छोटा है, खासतौर से अगर 2 किलो से नीचे है, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये कि बच्चा इसके अंदर चर्बी नहीं होती, बहुत जल्दी ठंडा होने का चांस होता है, बच्चे को अच्छी तरह कवर करना होता है, वो दूध ठीक से पी के निगल नहीं सकता, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ फीडिंग। उसमें पीता है तो फेफड़े में ले जाने के चांस होते हैं, तो उसको फीडिंग के बहुत एहतियात से की जाती है। बच्चे को कैसे फीडिंग करना, ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग, कमजोर बच्चा है वो ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं ले पाता है, तो उसके भी हेल्प की जरूरत होती है। और अगर पहला बच्चा है तो माँ को बहुत इसकी जरूरत होती है कि उसको कोई समझाए कि किस तरह से इतने कमजोर बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया जा सकता है, और अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते हैं तो माँ का दूध निकालने के बाद किस तरह बच्चे को दिया जाए, तो उसकी, और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें उसको कोई भी हेल्थ वर्कर, जैसे आशा वर्कर्स जो आजकल गवर्नमेंट ने जिनको 1 पर 1000 पॉपुलेशन के लिए किया है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है कि वो घर जाती हैं और जाके समझाती हैं कि इस बच्चे को किस स्तर पे इसको देखभाल करनी है, या इसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ये घर पे इसको नहीं देखा जा सकता, ये सब बातें वो बताते हैं। अगला सवाल। मैं नीलिमा मैम से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि शिशु मृत्यु दर के लिए अनट्रेंड दाइयां कितनी बड़ी समस्या है विषय? जो आप ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट दाइयों को जो ना गांव में होती है, बड़ा कैच-20 वाला सिचुएशन है। कई जगहों पर उन्हीं की वजह से ही जो कुछ भी है आप सुविधाएं और जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो अभी हमने जहां पर बहुत ज्यादा आशा भी अभी नहीं थी, तो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट को ही ट्रेन कर करके काम चल रहा था। तो दोनों हिस्से हैं इस बात के। एक, अगर वो नीम हकीम खतरे जाने, यानी उनको जानकारी नहीं है तो वो नुकसानदेह, ठीक है। अगर आपने उनको बेसिक जानकारी, जो कि रोकथाम वाले तरीके हैं, हाइजीन, स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट, और कैसे उसको गर्मी देना है बच्चे को, जो कुछ बेसिक बच्चे की जान बचाने के लिए क्रिटिकल जानकारी अगर आप उन्हें दे देते हैं, तो वो आपका एक वो बन जाते हैं, बिल्कुल आशा की तरह का एक माध्यम बन जाते हैं बचाने का भी। अगर आप उनको रेफरल, यानी आप पहचानना कि ये मुश्किल आने, ये अगर सिम्टम है तो ये मुश्किल केस है, आप इसको हाथ, आप बिल्कुल उसको चेकअप के लिए ले जाइए, आप हाथ ना लगाइए, ये अगर उसको जानकारी दे दीजिए तो वो आपके फैसिलिटेटर हैं। अगर अच्छा पीएचसी काम कर रहा है तो वो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोनों बातें, जहां जानकारी उनको नहीं है वहां वो नुकसानदेह है, जहां उनको जानकारी दे दी गई है, ट्रेन किया है, उन्हीं को ही कई जगह पर आशा की तरह पर लेने की कोशिश की गई है, वहां वो बहुत अच्छा काम कर। अगला सवाल। तो बात जानकारी पे और ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर राजीव टंडन। मुझे ये पूछना है कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की मोर्टेलिटी रेट हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है? बहुत बड़ी चिंता का विषय है, गवर्नमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और सिर्फ मैं इसमें लड़कियों और लड़कों का मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर ही की बात नहीं करूंगा, इसमें ये पूरा इशू वो बच्चे जो जब पैदा होते हैं उन्हें जीवित दिखाया नहीं जाता या जीवित होते नहीं, इसको स्टिल बर्थ कहते हैं। अगर स्टिल बर्थ के जो कुछ कहीं कहीं से आंकड़े आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि 85% वो सब लड़कियां ही हैं। तो इसमें ये सारा जो सोसाइटी की सोच है, सोसाइटी की जो प्रेफरेंस है सिर्फ लड़कों के लिए, फैमिली में प्रेफरेंस है सिर्फ लड़कों के लिए, इस सब के इश्यूज आ रहे हैं। इसमें सरकार मेजर स्टेप्स ले रही है, कुछ लीगल स्टेप्स ले रही है, कुछ कम्युनिकेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पार्टनरशिप्स के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत मेजर है और ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली उन एरियाज में जो ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा एजुकेटेड है या ज्यादा अर्बन है, वहां और भी ज्यादा है ये प्रॉब्लम। तो ये एक बड़ी अजीब सी समस्या है जहां पे टेक्नोलॉजी ने किसी तरह का मदद नहीं किया और हार्म ज्यादा कर रही है। तो इशू
बहुत बड़ा है, इशू बहुत मेजर है। इसको हाईएस्ट लेवल पे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक और प्रोग्रामेटिकली इसको देखा जा रहा है। ये कहें कि कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है अभी तक, ये नहीं, क्योंकि ये मेजर इशू है। ये इशू एकदम से ठीक होने वाली चीज नहीं है। अगला एक सवाल डॉक्टर किरण मैम से क्वेश्चन, ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का ना होना चिंता का विषय है। गांव तक के वही जो पहुंच की बात है, डॉक्टर्स का ना होना कितनी बड़ी चिंता का विषय है और शिशु मृत्यु दर पर उस पर कितना असर पड़ता है? डॉक्टर का ना हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे तो डॉक्टर होता है, बट वहाँ पे सब सेंटर जो होते हैं वो सबसे पास जो है 3 से 5 हजार जो पॉपुलेशन है उसके लिए सब सेंटर होता है। वहाँ पे ANM होती है और वहाँ पे जो गांव में आशा होती है और ANM को पूरी ट्रेनिंग होती है कैसे बच्चे की देखभाल करनी है। तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है और जैसे लक्षण होते हैं, जो डेंजर साइंस होते हैं, कैसे उनको देखना और किस टाइमली उनको ठीक टाइम पे उनको रेफर करना। और जैसे आपने बोला डॉक्टर की पहुंच, इतने डॉक्टर हमारे पास हैं भी नहीं जो हर गांव तक या हर सब सेंटर तक पहुंचे। आज फिलहाल प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक डॉक्टर की भी हैं, पोस्टेड होते हैं। कई जगह वहां नहीं भी जा सकते क्योंकि बहुत दूर दराज होता है। ये बात तो बहुत सालों से चल रही है। इतने डॉक्टर हमारे हिंदुस्तान में हैं भी नहीं जो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पोस्ट हो सके। और अगर होते हैं, बिकॉज इतनी दूर दराज जगह है, वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, इसलिए डॉक्टर्स ज्यादा बन नहीं पाते, ये वजह है? या जो डॉक्टर्स बनते हैं वो बाहर चले जाते हैं? नहीं, जितनी जरूरत है डॉक्टरों की उतने डॉक्टर्स फिलहाल है नहीं। अभी हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। और बड़े और भी विकल्प हो रहे हैं। कोई स्टेट्स जैसे असम वगैरह में उन्होंने 3 साल का कोर्स कराया है, रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स बनाए हैं, उनको 3 साल बेसिक एजुकेशन दी है, उनको वहाँ पोस्ट किया गया है। काफी सारे विकल्प हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से जो डॉक्टर की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करें जब तक हमारे डॉक्टर्स और ज्यादा आए और वहां तक पहुंचे। अगला सवाल जो आपने बताया कि डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम लोग बेसिक, मैं गांव से हूं, जानता हूं, वहां पे तो मैम इस तरह के पोस्टर बैनर भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें सरकार क्या कर रही है? पोस्टर बैनर पहुंच नहीं पाते? जी बिल्कुल नहीं पहुंच पाते वहां। तो इस तरह की जानकारी शहरों में जानकारी दी जाती है जहाँ पे लोगों को पता होता है, लेकिन गांव में इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं। वहाँ पे पोस्टर बैनर भी नहीं पहुंचते, ना तो वहाँ पे मीडिया कुछ इस तरह का कर रही है। नहीं, मैं इतने पूरी तरह से आपसे इस पे सहमत, क्योंकि हम भी पूरे गांव में, काफी पूरे देश में घूमे हैं और जब से NRHM आए तब से तो पोस्टर्स वगैरह तो सब जगह हैं, सब जगह मिलते हैं। हो सकता है कहीं आप जहाँ कह रहे, आप सही कह रहे होगे, जहाँ जिस गांव में आप हो या जिस सेंटर में आपने देखा वहाँ कमी है। बट आज की तारीख में मीडिया का जो स्पेशली जो पोस्टर दीवारों पे जो वॉल राइटिंग है वो काफी हद तक बढ़ी है। उसके माध्यम से वहाँ किस तरह की कोशिश की जा सकती है? मतलब अगर मान लीजिए नहीं के गांव में नहीं है, ये क्या कर सकते थे वहाँ? आप जो सही जानकारी है वो आप अपनी कम्युनिटी लेवल पे जो है, आपके कई सारे उपाय भी हैं, कई नुक्कड़ नाटक के द्वारा, कई जैसे पंचायत होती है उनके माध्यम से, आशा जैसे विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे जो होता है VHND जो हर गांव में होता है, उसके माध्यम से आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, ANM सब मिलके जानकारी देती हैं। अगर आपके पास पोस्टर्स नहीं भी हैं तो उनके माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और आप जहां बता रहे हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि सब जगह तक पहुंचे। क्या कहना चाह रही? बस इतना कह रही थी कि जिन जगहों पे नहीं कुछ पहुंच रहा है, ऐसे गांव तो बहुत हैं, अभी भी हैं, तो वहां से जैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और आप बाहर आए, तो फिर आपका ये दायित्व बनता है कि आप वापस गांव को क्या दे रहे हैं। तो आपका फिर आपको वो तरीके खोजने चाहिए, वहां वो लोग ढूंढने चाहिए, ये जानकारियां वहां तक पहुंचाना आपका फिर वापस देने का दायित्व बनता है। क्योंकि ऐसे ही हम लोगों ने अपने गाँव में किया है, तभी पूरा ये जो भैया समाज सेवा का कार्य का ईथॉस ही यही है कि आप अपने परिप्रेक्ष्य में आपके यहाँ क्या है, क्या मुश्किल है, और उसके लिए अगर आपको बाहर आने का मौका मिला तो वापस दीजिए। वो आपका महत्वपूर्ण भूमिका है और है ऐसे गांव, फर्ज है आपका। बिल्कुल। अगला एक सवाल है। मेरा सवाल डॉक्टर मुस्तफा से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी के पर ध्यान देना कितना जरूरी है, और जो अस्पताल इन सब से लैस है क्या वे इतने सक्षम हैं कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशंस को अच्छे से हैंडल कर पाए?
पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी, मैं समझता हूँ शायद आप ये कहना चाहती हैं कि जो फर्स्ट मंथ में यानी नवजात शिशु वाली जो मोर्टेलिटी है, तो बेसिक ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी इसमें इस उम्र के बच्चों में जो मौत होती है वो इसलिए नहीं होती कि उनको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी थी जिसको बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनों से ट्रीट करना था, वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ज़्यादातर उन बच्चों में जो मौत होती है वो जो माँओं को सही से पता नहीं होता। इसमें हेल्थ एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है और हमारी जैसे आशा हैं और ANM वर्कर्स जो होते हैं, इन सब की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत कम ऐसे इश्यूज होते हैं जहां पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हेल्प की ज़रूरत हो, वरना ये ज़्यादातर जो आप देखेंगे इन बच्चों की मौत बहुत ही छोटे ऐसे कारणों से हो जाती है जो बहुत आसानी से सुलझाए जा सकते थे, जिसमें इन मशीनों की ज़रूरत नहीं है। और जहां तक आता है सवाल इस बात का कि मशीन होनी चाहिए, तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी न्यूनेटल यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर अच्छी एक एवरेज हम सपोर्ट दे सकते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम टॉप लाइन बिल्कुल 500 ग्राम के बच्चे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम कम से कम 1.5-2 किलो के बच्चों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो बेसिक इशू वहाँ नहीं है और छोटे बच्चों का दर बहुत कम होता है, वो बहुत कम बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है कि जिनको इतनी सोफिस्टिकेटेड हेल्प की ज़रूरत हो। तो सारी प्रॉब्लम है हमारे वर्कर्स की। वही कह रही थी कि अब सरकार के द्वारा हर जहाँ जहाँ बच्चा पैदा होता है वहाँ न्यूबॉर्न कॉर्नर, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट और सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट वो डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे जितना पास हो सके, बच्चे को बहुत दूर तक नहीं ले जाना पड़े, जितना पास हो सके उसको वहाँ पे केयर मिले। मेरा सवाल डॉक्टर मित्तल से है कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए किस तरह की केयर की जरूरत होती है? एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना, हाँ जी, स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ माँ ही जन्म दे सकती है। इसका मतलब उसकी पहले तो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर वो बहुत यंग है, बहुत जल्दी देगी, तो वो खुद ही अभी डेवलप नहीं है। तो हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल एज जो होती है वो 20 से 30 साल के बीच में होती है। फिर उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए कम से कम। वो खुद अनिमिक नहीं होनी चाहिए, वो खुद कुपोषण की शिकार नहीं होनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर वो प्लान करके अपनी प्रेगनेंसी करेगी और शुरू से अपना ध्यान रखेगी, तो हम सप्लीमेंट देते हैं उनको फोलिक एसिड का, क्योंकि कई बच्चों की मृत्यु जो होती है वो इसलिए भी होती है कि उनमें कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है या स्पाइन, वो प्रिवेंट हो सकते हैं अगर वो पहले से इन चीजों का ध्यान रखे। उसके बाद जैसे ही उसको पता लगता है कि भाई अब मैं गर्भवती हूँ, उसको अपना खास ध्यान रखना चाहिए, अपनी खुराक का खास ध्यान रखना चाहिए, अपने वर्क का खास ध्यान रखना चाहिए, उनके पतियों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वो स्मोक करेंगे, उनकी प्रेजेंस में बीड़ी या सिगरेट पिएंगे, वो भी बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। माँ को खुद को भी तंबाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए या अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ना सिर्फ वो अपनी खुराक का ध्यान रखे, बट इन सब चीजों से भी बचे कि उसको कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं हो। उसके बाद हम कहते हैं कि महीने में एक बार उसको अपना चेकअप कराना चाहिए कि उसमें भी कोई बीमारी नहीं बढ़ रही है और बच्चे की ग्रोथ भी ठीक हो रही है। अगर वो अपना रेगुलर चेकअप कराती रहेगी तो बहुत सारी जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनसे वो बच सकती है। और ऑफ कोर्स प्रसव पूर्व तैयारी उसको अपनी करनी चाहिए कि अब ये मेरी ड्यू डेट है, मेरा गर्भ आने वाला है, तो वो बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो कि सडनली दर्द शुरू हो जाए और उसको जो जहां पर भी वो जाना चाहती है इंस्टीट्यूशन में पहुंचने में टाइम लगे, तो पहले से अपना ट्रांसपोर्ट का अरेंज करके रखेगी वो और पहुंचेगी वहां टाइम से और वहां दिखाएगी। और उस समय भी, और बाकी जो बातें इन्होंने कही कि स्वस्थ शिशु के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जो पैदा हो वो स्वच्छ वातावरण हो, क्लीन वातावरण हो, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को हाइपोथर्मिया या बहुत टेम्परेचर उसका फॉल हो वो भी नुकसान करता है। और जैसे ही बच्चा पैदा हो तो वो तुरंत उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी शुरू करे। बिल्कुल, सवालों का दौर। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि अपने 2 बच्चों के जन्म में भी 3 से 5 साल का अंतर रखे। अगर उसको बहुत जल्दी बच्चे होंगे तो ना सिर्फ उसका स्वास्थ्य खराब होगा, पर बच्चों की शिशु मृत्यु दर भी बढ़ जाएगी। 2 बच्चों में अंतर जरूर रखें। बहुत आपने वैल्यूएबल एक कमेंट दिया है। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवालों का दौर जारी रहेगा, आप रहिएगा स्मिता। सरकार से ही पूछना चाहता हूं कि हमारा जो जीडीपी है उसका सिर्फ 1% हमारे हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है, जो कि एक अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन 1500
पर एनम होता है पर पर्सन, और वहीं विदेशों में जो विकसित देश हैं उनमें ये जो अमाउंट है वो 2 लाख पर पर्सन पर एनम है। अगला एक सवाल। मेरा सवाल डॉक्टर राजीव टंडन जी से है। जैसा कि आपने बताया 5 वर्ष तक के बच्चों का लाइफ रिस्क बहुत है, तो गरीबी रेखा से नीचे जन्म ले रहे बच्चों के लिए टीकाकरण की क्या क्या सुविधाएं हैं? आपकी दुनिया, विज्ञान की दुनिया। देश और दुनिया में हो रही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हर खास हलचल का हाल अब लोकसभा चैनल पर गुरुवार रात 9:30 बजे हिंदी में, शुक्रवार रात 9:30 बजे अंग्रेजी में। और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है, आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछे आप अपना सवाल। मेरा सवाल किरण जी से है, चूंकि आप मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, सरकार का हिस्सा रह चुकी हैं, तो जैसे अब जो बातें कह रही हैं, जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं, आशा या फिर और भी जो भी मतलब रूरल एरियाज में चल रही हैं, मैम सतही तौर पर वस्तु स्थिति कुछ और है। चूंकि हम लोग वहीं रह रहे हैं, उस मतलब जमीन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं। आप सरकार के बीच हमारे एक मीडिएटर के तौर पर हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो जीडीपी है उसका सिर्फ 1% हमारे हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है, जो कि एक अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन 1500 पर एनम होता है पर पर्सन, और वहीं विदेशों में जो विकसित देश हैं उनमें ये जो अमाउंट है वो 2 लाख पर पर्सन पर एनम है। तो जाहिर है कि जब इतना बड़ा गैप रहेगा, कहाँ 1500 और कहाँ 2 लाख, तो शिशु मृत्यु दर जाहिर है कि बढ़ेगी। तो इसके लिए मतलब सरकार कोई मतलब कुछ क्यों नहीं कर रही है? जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही हेल्थ सेक्टर के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है? इसके अलावा जो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय है वो इस चीज को इतने हल्के में क्यों ले रहा है? पोस्टर्स, बैनर्स, ये सब चीजें ठीक है मैम, लेकिन वो अल्टीमेट पर्सन तक जो उसका फायदा पहुंचना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है मैम। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। जैसे अब ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि जीडीपी का जो अब तक 1%, तो इसीलिए ये एनआरएचएम जो प्रोग्राम शुरू हुआ है 5-6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं इसको। इसके अंदर एक ये सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जीडीपी का कम से कम 2 से 3% हेल्थ पे खर्चा होना है। इसकी वजह से बड़ी योजनाएं बन रही हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है खर्च। क्या है कि खर्चा खाली जीडीपी का इतना अलॉट करना अलग बात है, उसकी कैपेसिटी, खर्च करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ग्राउंड पे उसको यूज करने की। इनकी एक चिंता ये भी है ना कि स्वास्थ्य पे हम क्यों नहीं बहुत अच्छा खर्चा देना चाहिए। हो रहा है, वही कह रहे हैं। अब जैसे पहले 1% था, अब धीरे धीरे हमारा एम है कि कम से कम 2 से 3% तक जीडीपी का खर्चा होना है। इसीलिए ये जो योजनाएं बन रही हैं उसके माध्यम से और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है और ज्यादा जो सुविधाएं जो देनी चाहिए वो आ रही हैं। जैसे अभी मैंने बताया जो नई योजनाएं हैं इनके माध्यम से ये तो खर्चा होगा, और उसके लिए जैसे डॉक्टरों की जैसे कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, वो अभी भी है, उससे हम बहुत जूझ रहे हैं। उसके बड़े विकल्प सोचे जा रहे हैं। प्राइवेट, जैसे राजीव जी ने कहा, सरकार अकेले नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को बीच में जोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर ये काम करें, और जागरूकता फैलाने के लिए आई थिंक सारा पूरा कम्युनिटी की जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला एक सवाल मैं पूछे। मेरा सवाल नीलिमा से है। आज बहुत वुमेन फिगर कॉन्शियस है, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहती। सो हाउ डज दिस प्रॉब्लम अफेक्ट द इन्फेंट मोर्टेलिटी? ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा वो है, कंट्रीब्यूशन है। माने अगर स्तनपान बच्चे को 6 महीने करा देते हैं तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक हर तरीके से बच्चा पुष्ट होता है। अब ये बात है कि वो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से कितना बढ़ता है। तो ऑब्वियसली अगर आप रोकथाम पे काम नहीं कर रहे हैं, आप उसको शारीरिक शक्ति नहीं दे रहे हैं, तो विद इन 1 मंथ और इन नेक्स्ट 1 ईयर बच्चा मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी का शिकार होगा। अच्छा, अब क्यों नहीं करा रही हैं? फिगर कॉन्शियस है
इसलिए नहीं करा रही हैं, इसके पीछे बात आती है वैल्यू की। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो मेरा है कि अगर कुछ भी अच्छा करना है, चाहे मानवीयता को जगह देनी है, चाहे मौत बचानी है, जिसका दायित्व है, क्या वो अपना दायित्व समझ रहा है? क्या जब मैंने कोई काम करने के प्रारंभ किया उसके पहले मुझे दायित्व पता है? तो वहां आता है वैल्यू सिस्टम की बात, वहां आती है मीडिया की तरफ से महिलाओं की क्या इमेज बेची जा रही है, वहां आती है पेट्रियार्की की बात। और वो इतनी स्ट्रक्चरल बेटा, इतना समाज में घुसी हुई बातें हैं कि जिनके साथ एक एक करके आप प्याज है ना खोलो तो मुसीबत की परते पे परते निकलती जाएंगे और तुमको अंत में जाकर के कहीं पेट्रियार्की या कहीं पार मिले। तो जो ऊपरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कि आप भी यंग हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं, बात यह है कि जब भी माँ बनिए, क्योंकि माँ बनना इससे बड़ा प्रोफेशनल वर्क और कोई नहीं है, इससे बड़ा रिसर्च वर्क कोई और नहीं है। तो माँ बनिए, क्योंकि आप माँ बन करके समाज को एक सिटीजन देंगी। अगर आपने उसको सही शरीर, सही मन, सही प्यार देकर के पाला है तो वो समाज को वही वापस करेगा। तो ये दायित्व जानना एक माँ के लिए जरूरी है। बाकी चीजें जो कहते हैं ना, शरीर और शरीर की कितनी जरूरत और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। तो वहां पर बात करने की बात है। अगला एक सवाल। मेरा सवाल डॉक्टर राजीव टंडन जी से है। जैसा कि आपने बताया 5 वर्ष तक के बच्चों का लाइफ रिस्क बहुत है, तो गरीबी रेखा से नीचे जन्म ले रहे बच्चों के लिए टीकाकरण की क्या क्या सुविधाएं हैं? इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, एक बार जिस लड़के ने पूछा था वो 1% जीडीपी के भी मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज तो प्रधानमंत्री ने कोई 2 महीने पहले ये कहा है कि अगले 5 ईयर प्लान में हेल्थ को ऑलमोस्ट 2.5% दिया जाएगा। तो ये सोच आपकी सुनी जा रही है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चेंज आने वाला है। आपके सवाल का जवाब ये होगा कि अगर जितने भी प्रोग्राम्स सरकार चला रही है बच्चों के लिए, अगर उनका देखा जाए, उनमें से सबसे अच्छा प्रोग्राम जो चल रहा है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण का चल रहा है। बाकी प्रोग्राम्स, अगर डायरिया की रोकथाम या निमोनिया की रोकथाम या नवजात शिशु के प्रॉब्लम्स देखे जाएं, तो वो तो शायद कहीं पे 7%, कहीं 20%, कहीं 15% तक ही पहुंच पा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन वाला जो प्रोग्राम है वो 60% या 70% तक पहुंच गया है। उसको जगह जगह पे ये फैसिलिटीज क्रिएट करी जा रही हैं, जहां पे क्लिनिक्स लगाई जाती हैं। जितनी एएनएम्स हैं वो रूटीन इम्यूनाइजेशन दे रही हैं, जितने डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, पीएचसीज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वो देते हैं। नर्सेज जितनी हैं वो देती हैं। और जितने टीकाकरण हैं, चाहे वो बीसीजी का हो, चाहे पोलियो की ड्रॉप्स हो, चाहे डीपीटी का इंजेक्शन हो, चाहे खसरे का हो, वो सब बहुत सारे बच्चों तक पहुंच रही हैं। उसमें भी अभी और करने की जरूरत है। 70% तक पहुंचे हैं, उसमें भी 30% और तक पहुंचना है। मगर उसमें सरकार का भी बहुत ध्यान है, बाकी लोगों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का बहुत ध्यान है। उस इश्यू को बहुत डिस्कस किया जा रहा है। डेवलपमेंट सेक्टर में जितने भी पार्टनर्स हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जा रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा सवाल सुनीता मैम से है कि जो शिशु मृत्यु दर के लिए सामाजिक परिवेश और भ्रूण हत्या किस हद तक जिम्मेदार? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम देखिए समाज में स्त्री और पुरुष, गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब तक दोनों पहिए बराबर हों। अगर हम सिर्फ पुरुषों की संख्या बढ़ाते जाएंगे और फीमेल इन्फेंटिसाइड करेंगे तो समाज में तो बदलाव आने की जरूरत है। और जब तक महिला की इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ेगी और उसकी हेल्थ केयर नहीं बढ़ेगी, शिशु मृत्यु दर वहां रहेगी। अगर आपने माँ का पूरा ध्यान नहीं रखा तो उसके बच्चे के जीने की संभावना तो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। तो सवालों के दौर को हम यही थामते, चलते चलते ही जानने की कोशिश करते हैं कि शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत अब फिलहाल बीते सालों के मुकाबले कुछ कम हुआ है, लेकिन आज भी ये एक चिंता का विषय है। यूनिसेफ ने अपने 143 देशों के सर्वे में भारत को शिशु मृत्यु दर में 49वां स्थान दिया। किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, आखिरी राय क्या है, क्या कोशिशें की जाती हैं, जानते हैं। बहुत संक्षेप में मुस्तफा साहब क्या कहना चाहेंगे, प्रयासों की जरूरत क्या लगती है आपको? यहाँ यूनिसेफ की रिपोर्ट का सवाल है, जो 2009 में उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने ये एक आई ओपनर है हमारे लिए। लेकिन हमें फिर भी इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे उस ज़माने में,
जो शिशु मृत्यु दर थी वो 129 हुआ करती थी 70 के दशक में, और जब से कम होते होते यहाँ तक आ गए, हम 50 तक आ गए। और हम समझते हैं कि एफर्ट्स को ज़रूर डेवलप करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको मीट ना कर सकें। हो सकता है कि वो जो 2015 की जो डेडलाइन है वो वहाँ तक हम न कर सकें और 2-4 साल आगे, लेकिन हम कर सकते हैं अपनी उम्मीद, उसको अपने कामों को, अपने जो प्रयास हैं उसको बढ़ा के हम उसको उम्मीद पे बिल्कुल दुनिया कायम है। सुनीता जी क्या कहेंगी? मैं यहाँ मौजूद सारे युवा वर्ग को और भी जो दर्शक हैं एक संदेश देना चाहूंगी। युवा वर्ग समाज की धुरी है। अगर आप लोग ये कहेंगे कि हमें मां मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करना है तो आप जरूर कर पाएंगे, न सिर्फ अपने लिए बट अपने पास पड़ोस में भी देखिए कि किसी की भी शादी 18 वर्ष से पहले ना हो, कोई बहुत जल्दी मां नहीं बने, जल्दी मां नहीं बने। हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ का पूरा ध्यान रखें, अभी भी वाइफ बीटिंग भी होती है उससे भी बचें, नॉट ओनली न्यूट्रिशन, उनका पूरा चेकअप कराएं, तभी हम शिशु मृत्यु दर हेल्दी बच्चे पैदा कर सकें। किरण जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नवजात शिशु मृत्यु दर, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये हम सबको अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी है। और खास करके न्यूट्रिशन जो है न्यूबॉर्न से लेके 2 साल तक, जो भी ये 2 साल में अगर हम बच्चे का ध्यान अच्छे से रखते हैं तो उसका फ्यूचर, वो बड़े होके अगली जनरेशन, ट्रांस जनरेशनल इफेक्ट होता है। तो ये जो पहले 2 साल हैं बच्चे के न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इससे आगे की जनरेशन भी लाभ मिलता है। राजीव जी, पहली चीज तो ये कहूंगा कि पार्टनरशिप, इसमें बजाय इसके कि हम ये देखें कि दूसरे ने क्या नहीं करा, सरकार ने क्या नहीं करा, या सरकार ये देखे कि प्राइवेट सेक्टर ने क्या नहीं किया, पार्टनरशिप करने की बहुत जरूरत है। दूसरे कुछ एरियाज हैं पूरे देश में जहां पे बिल्कुल फोकस नहीं किया गया, जैसे अर्बन पुअर है, वहां के लिए बाकायदा मेजर प्रोग्राम्स आए। वो प्रोग्राम्स को जिस तरीके से रूरल एरियाज में अच्छा काम हुआ है, आशाज आई हैं, ये सारे सेंटर्स बने हैं वगैरह, वैसे ही अर्बन पुअर के लिए भी पूरा ये सुविधा की जाए। नीलम, मेरा बस इतना ही सोच है कि अब हम लोगों को अपने उन इलाकों की ओर ध्यान देना चाहिए जहां अभी हम पैठ नहीं बना पाए हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर आकर के, जहां चाहे तनाव है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है या कोई और तरीके का संघर्ष है, क्योंकि वहां के बच्चों तक कुछ भी हम पहुंचाने में असमर्थ हो पा रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो वो इलाके छूट रहे हैं और वो हमेशा हमारी दर में कमी करेंगे, हम कितना भी इधर चमका लें। तो वहां जाने की जरूरत है और संगठन के साथ हमारे जो बच्चे वहां से युवा निकल कर आ रहे हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि आप अपने उस गांव को, उस अपने राज्य को वापस जरूर दीजिए, लोगों से मिलिए। आप अगर पावर हब में आ जाते हैं, वहां से अपने यहाँ सुविधाएं पहुंचाइए, आप बनिए सीढ़ी उन बच्चों तक। बहुत अच्छी बात। शिशु मृत्यु दर अभी भी एक बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन बीमारियों के अलावा कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान में 46% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जो पूरे विश्व का एक बड़ा प्रतिशत है। वहीं 5 साल तक की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक अच्छा खासा प्रतिशत मौत का शिकार हो जाता है। शिशु मृत्यु दर की बहुत सी वजहों में से एक अहम वजह मां का पूरी तरह स्वस्थ न होना है। बच्चे के जन्म के बाद भी 6 हफ्तों तक नियमित जांच और 5 साल तक समय समय पर टीका और स्वास्थ्य जांच जरूरी है। वहीं कुपोषण का शिकार या गरीब बच्चों के लिए योजनाओं का सही क्रियान्वयन जरूरी है। रास्ते में दुश्वारियां हैं, लेकिन अगर हौसला है, अज़्म है, तो इस पर काबू पा लेना कुछ मुश्किल काम नहीं। खुद से ये अज़्म करना है कि अंधेरों से डरे क्यों दिल हमारा, बहुत रोशन मुस्तकबिल है हमारा। किस कदर तारीख थी राहें, मगर जब चल पड़े खाक के जर्रों से रोशनी पैदा होने लगी। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। ऑडियंस का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं।